everyone is fine and doing well. And my name is Jatin Madan, and I welcome each and every one of you to Banking Mentors, which is an esteemed platform of learning. So, dear aspirants, how is everyone and how are your preparations going on? Please let me know by commenting in the comment box. Come on, aspirants. सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं और कैसी चल रही हैं प्रिपरेशंस आपकी? ओके, वैष्णवी, सरिता, गंगा, अंकित, अ वेरी गुड आफ्टरनून। दैट्स ग्रेट, मस्त चल रही हैं, बहुत अच्छा साउंड करता है, मस्त वर्ड ही मस्त है। ऑलराइट एस्पिरेंट्स, सो इफ आई टॉक अबाउट द प्रीवियस सेशन, अगर हम प्रीवियस सेशन के जिस्ट की बात करें तो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कंडीशनल सेंटेंसेस को, राइट? सो कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली क्या होते हैं? फर्स्ट कंडीशन ये बोलती है कि इफ है, as soon as है, until है, unless है, when है, whenever है, after है और before है. So these are your conjunctions, subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions की एक property होती है, जब इनका यूज कंडीशनल सेंटेंसेस में किया जाता है, मतलब हम सिर्फ सोच रहे होते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, राइट? सो प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। सो उस केस के अंदर हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ विल और शेल का यूज नहीं करते। इज दैट क्लियर एवरीवन? सभी को पता है इसके बारे में? विल और शेल का यूज अवॉइड किया जाता है इन सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस के अंदर आप विल और शेल का यूज नहीं करते। इसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर ली थी। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओनली सरिता इज सेइंग यस सर, इट इज क्लियर टू मी। बाकी किसी को भी क्लियर नहीं है, क्योंकि बाकी सारे के सारे नाराज हैं स्टूडेंट्स, इसलिए वो बोलेंगे नहीं, है ना? इज इट सो? कम ऑन एस्पिरेंट्स, बताइए, क्या ये बात क्लियर है सभी को? ओके ओके, नीलाद्री बोल रही है क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है। दीक्षा इज सेइंग क्लियर है, दैट्स ग्रेट। ऑल राइट, शेख इब्राहिम, ओके जी सर क्लियर है, वेरी गुड। तो यही आशा होगी क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको अनरियल वर्ड पे घुमाया था। अनरियल वर्ड का मतलब है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इमेजिनेशन, देयर कैन बी टू इमेजिनेशंस, प्रेजेंट इमेजिनेशन एंड पास्ट इमेजिनेशन। याद आया कुछ? प्रेजेंट इमेजिनेशन एंड पास्ट इमेजिनेशन, यस और नो? याद आया? यस और नो? प्रेजेंट इमेजिनेशन, पास्ट इमेजिनेशन। यदि आपको प्रेजेंट में कुछ विश करना है, काश मैं ये होता, काश मैं वो होता, काश अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाए, सो इन वाक्यों को आप कौन से टेंस में लिखते हैं? प्रेजेंट इमेजिनेशन में कौन सा टेंस यूज किया जाता है? विच टेंस इज यूज इन प्रेजेंट इमेजिनेशन? यू आर सपोज टू टेल मी, कम ऑन। डियर एस्पिरेंट्स, हाँ, पास्ट इंडेफिनिट। सरिता वेरी गुड। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है आप प्रेजेंट इमेजिनेशन के अंदर। और प्रेजेंट इमेजिनेशन कभी भी पास्ट का सेंस नहीं देता। पास्ट इंडेफिनिट वहां पर आपको पास्ट का सेंस नहीं देगा, वो तो या तो प्रेजेंट का सेंस देगा या तो वो फ्यूचर का सेंस देगा। पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और अगर बात करते हैं हम पास्ट इमेजिनेशन की, तो पास्ट इमेजिनेशन कौन से टेंस में लिखा जाएगा? वेरी गुड वैष्णवी, पास्ट परफेक्ट में। सभी के सभी स्टूडेंट्स ना मतलब लिख के बैठे हुए हैं। हमें बताना है एकदम से, जैसे सर बोलेंगे पास्ट इमेजिनेशन कौन से टेंस में लिखी जाती है, तो आपने लिख दिया पास्ट परफेक्ट। सो नाइस ऑफ यू। पास्ट परफेक्ट में कौन सी वर्ब आती है? पास्ट परफेक्ट में कौन सी वर्ब आती है ये आपको बताना। Which verb is used in past perfect tense? Only V3, or with V3 something helping verb, some helping verb is used? Come on, tell me. Had. Very good Hemendra Patel, very good, बहुत बढ़िया। So we have done it so far, ये हमने कर लिया है, अभी तक के क्लास के अंदर डिस्कशन कर लिया है। So अभी हम डिस्कस करते हैं, let us talk about होमवर्क दिया था मैंने आपको कुछ, तो होमवर्क के बारे में चर्चा करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में किए थे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ओके, नाउ ये सेंटेंस देखिए। If I talk about this sentence, okay, if I met a shark today, I would have killed that big beast. Big beast का मतलब क्या होता है? Big beast का मतलब होता है, एक सेकेंड, ओके। इफ यू टॉक अबाउट बिग बीस्ट, तो बिग बीस्ट का मतलब होता है भारी जानवर, बड़ा जानवर।
तो आपको सिंपली ये बताना है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट विश में है या पास्ट विश में है, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है या पास्ट इमेजिनेशन है। कम ऑन टेल मी, इज दिस सेंटेंस प्रेजेंट इमेजिनेशन और पास्ट इमेजिनेशन? देखिए, अगर मुझे आज एक शार्क मिलती है तो मैं उसे मार दूंगा, तो मैं उसे मार दूंगा। सो दिस इज योर, ये टुडे है ना, टुडे, टुडे का मतलब दिस इज योर प्रेजेंट इमेजिनेशन, दिस इज योर प्रेजेंट इमेजिनेशन। अगर ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इमेजिनेशन को कौन से टेंस में लिखा जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखा जाएगा। तो मीट मेट मेट, मीट फर्स्ट फॉर्म है, मेट सेकंड फॉर्म है और मेट ही थर्ड फॉर्म है, राइट? सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो आपने क्या यूज किया यहाँ पर? मेट, ये बिल्कुल सही है। पर इसके साथ में जो स्ट्रक्चर होगा ना वो भी इंडेफिनिट ही होगा। देखिए, मॉडल्स के साथ में अगर आपको इंडेफिनिट स्ट्रक्चर बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा। पास्ट इंडेफिनिट में वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगता है? क्योंकि मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब लगता है तो कौन सा स्ट्रक्चर माना जाता है? वो इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर माना जाता है। सो बताइए आपका आंसर क्या रहेगा? शाबाश, बताइए आपका आंसर क्या रहेगा? वुड हैव किल्ड है ना, वुड हैव किल्ड, ये तो आपका पास्ट इमेजिनेशन में यूज किया जाएगा। तो आपको लिखना है वुड किल, आई वुड किल दैट बिग बीस्ट। इसका मतलब पता है क्या? कहता है कि आज अगर मुझे एक शार्क मिलती है, बट दिस इज अनलाइकली टू हैपन, आई नो दिस थिंग वेरी वेल, कि ऐसा नहीं होने वाला है। साथ साथ ये भी है कि ऐसा नहीं होगा। मतलब जब मैं आपके सामने ऐसा बोलूंगा ना, अगर मुझे एक शार्क मिलती है, मुझे पता है कि मुझे शार्क नहीं मिलेगी, आई वुड किल दैट। अगर मिलेगी तो मैं उसे मार भी नहीं पाऊंगा। इसका मतलब ये, आई वुड किल दैट बिग बीस्ट। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो? तो गलती क्या थी? गलती आपकी बी पार्ट में थी। B fragment contains an error, and which error? Past indefinite है भाई। तो will would के साथ में क्या लगाऊंगा? would के साथ में verb की फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा। would के साथ में आपको verb की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा। सभी स्टूडेंट्स बताएं, इज दैट क्लियर? यस, दैट्स ग्रेट एस्पिरेंट्स। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इट स्टेट्स व्हाट? ये भी आपका होमवर्क था। इफ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं एक पक्षी होता तो हवा में उड़ता। देखिए, मेरी बात सुनेगा ध्यान से, मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखता हूँ। अगर मैंने आपके सामने लिख दिया आई वॉज एन इंजीनियर, आई वॉज एन इंजीनियर, इसका मतलब क्या है? ये रियल है या अनरियल है? आई वॉज एन इंजीनियर, ये रियल है या अनरियल है? आई वॉज एन इंजीनियर, शाबाश, ये रियल है ना। इसका मतलब है कि मैं एक इंजीनियर था, मैं एक इंजीनियर था। यस, आई कंप्लीटेड माय बीटेक इन 2011, 2011 में मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट की, तो इसका मतलब मैं एक इंजीनियर था। दिस इज अ रियल सिचुएशन। पर अगर मैं ऐसा बोल देता ना, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसा लिख दूं, तो आपको बताना है वेदर इट इज रियल और अनरियल। आई विश, काश, I wish I was a good engineer today. I was a good engineer today. काश मैं एक अच्छा इंजीनियर होता आज। आपको बताना है इज दिस सेंटेंस रियल और अनरियल? शाबाश, इज दिस सेंटेंस रियल और अनरियल? दिस इज अनरियल सेंटेंस। देखिए, मैं इंजीनियर था, पर काश मैं एक अच्छा इंजीनियर होता, इसका मतलब ये है कि मैं एक अच्छा इंजीनियर नहीं हूं आज। मैं एक अच्छा इंजीनियर नहीं हूं आज, तभी तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी योर प्रेजेंट विश, दिस इज योर प्रेजेंट इमेजिनेशन। प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन बोल दो या प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन बोल दो। तो यहाँ पर आपको वॉज की जगह क्या लगाना होगा? वर का इस्तेमाल करना होगा। इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस आई एम सपोज टू यूज वर इंस्टेड ऑफ वॉज। आपको यहाँ पर वर का यूज करना होगा, आप यहाँ पर वॉज का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अनरियल सिचुएशंस में आप वॉज का यूज कर ही नहीं सकते, आपको हमेशा वर का यूज करना होता है। आपको आंसर देना है आई विश आई वर अ गुड इंजीनियर टुडे। इफ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मैं पक्षी होता तो हवा में उड़ता। क्या मैं पक्षी हूँ? रियल और अनरियल? सभी स्टूडेंट्स बताएं, द गिवन सेंटेंस इज इन रियल सिचुएशन और अनरियल सिचुएशन? शाबाश, जो गिवन सेंटेंस है वो रियल सिचुएशन में है या अनरियल सिचुएशन में है? दिस इज इम्प्रोबेबल, दिस इज अनरियल सिचुएशन, ये अनरियल सिचुएशन है दोस्तों।
और अनरियल सिचुएशंस को आप वॉज के साथ नहीं वर के साथ लिखते हैं। किस में लिखते हैं? वर के साथ लिखते हैं। सो इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन, इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? स्टूडेंट्स एक बार बता दीजिए फटाफट से, क्या ये बात आपको क्लियर है या नहीं है? Okay, I hope it is clear to you. Now moving towards our next question, let us talk about next question. ठीक है, चलो। तो was का नहीं, आपको हमेशा क्या लगाना है? वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। Whenever we talk about an unreal situation, we cannot use was. Instead of using was, we have to use verb. Next sentence states, "My wife scolds me as if she was my boss." देखो, माई वाइफ स्कोल्ड्स मी, मैंने सिर्फ इतनी बात की, मेरी वाइफ मुझे डांटती है, तो ये रियल सिचुएशन है या अनरियल सिचुएशन है? आपको बताना है, सोच समझ के। नहीं, मेरी वाइफ मुझे डांटती है, दिस इज रियल और अनरियल? हेमेंद्र पटेल, दिस इज नॉट अनरियल, दिस इज रियल। देखिए, मेरी वाइफ मुझे डांटती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मेरी वाइफ मुझे डांटती है। तो माई वाइफ स्कोल्ड्स मी, ये बात रियल है, ये बात रियल है, ये बात रियल है बच्चे। दिस इज अ रियल सिचुएशन। अच्छा, कैसे डांटती है? ऐसे डांटती है जैसे कि वो मेरी बॉस है। क्या वो मेरी बॉस है? दिस इज अनरियल सिचुएशन, दिस इज योर अनरियल सिचुएशन। क्या वो मेरी बॉस है? दिस इज अनरियल सिचुएशन, दिस इज अनरियल सिचुएशन, ये अनरियल है। तो एज इफ के बाद में लिखी गई जो सिचुएशन होती है वो अनरियल होती है। क्या होती है? अनरियल होती है। इसलिए आपको यहाँ पर वॉज नहीं वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। आपको यहाँ पर वॉज नहीं वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। दिस इज गोइंग टू बी योर अनरियल सिचुएशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? सभी को समझ में आया कि यहाँ पर एज इफ के बाद में अनरियल सिचुएशन मेंशन्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल नहीं करना, वर्ब का इस्तेमाल करना है। हाँ या ना? अपना दिमाग लगा के बताइएगा। ही इज बिहेविंग, ही इज बिहेविंग, वो बिहेव कर रहा है। ही इज बिहेविंग एज इफ, एज इफ ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे, एज इफ ही इज इल, जैसे कि वो बीमार है। वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो बीमार है। आपको बताना है पूरा का पूरा सिचुएशन। क्या ये रियल हो सकता है? वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो बीमार है। क्या ये रियल सिचुएशन हो सकता है? कम ऑन एस्पिरेंट्स। यस 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 यस, वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो बीमार है। तो ये रियल सिचुएशन है। इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। कोई बीमार आदमी है तो बीमारों की तरह बिहेव ही करेगा, है ना? सो दिस कैन बी अ रियल सिचुएशन। हाँ या ना? सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे यस और नो, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। दिस सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट। यस और नो? कम ऑन। यस, ऑलराइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। अगर मैंने ऐसा लिख दिया होता, ही इज बिहेविंग, वो ऐसे बिहेव कर रहा है। ही इज बिहेविंग एज इफ, देखिए ये तो प्रेजेंट में लिख दिया, वो ऐसे बिहेव कर रहा है एज इफ ही वॉज इल, ही वॉज इल। अब ये पास्ट में तो जा नहीं सकता, तो इसका मतलब इस सिचुएशन को देख करके बताओ, क्या वो एक्चुअल में बीमार है? यस और नो? क्या वो एक्चुअल में बीमार है? नो, दिस इज गोइंग टू बी अनरियल। ये आपका अनरियल सिचुएशन है। अगर ये अनरियल सिचुएशन है, दैट हैज टू बी इन पास्ट इंडेफिनिट, एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाज आई मस्ट यूज हियर वर। आपको यहाँ पर वर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वॉज का इस्तेमाल है, इसके साथ तो जाएगा नहीं। रियल होने के लिए यहाँ पर इज ही होना चाहिए था, यहाँ पर इज ही होना चाहिए था, ये मैच करना चाहिए था। पर अगर यहाँ पर वॉज लिख दिया है, तो आपको यहाँ पर वर का इस्तेमाल करना है अनरियल सिचुएशन मान करके। So have you got the difference between these two sentences? Yes or no? Each and every one of you. सभी स्टूडेंट्स बताएं क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे अभी, क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? Each and every one of you, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, गुड एस्पिरेंट्स। ओके, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं माय डियर एस्पिरेंट्स, अभी कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, चलो। अब ये सेंटेंस देखिएगा। मैंने अगर आपके सामने लिखा, ओके, गंगा इज सेइंग सर रिपीट, लेट अस इंटरेक्ट। गंगा, मैं आपके साथ इंटरेक्ट करना चाह रहा हूं।
Okay, Ganga, you can unmute yourself. Yes, sir. Please ask me what is your question. क्या समझ में नहीं आया गंगा? सर ये अनरियल और रियल वाला देखिए जो नीचे वाले दो सेंटेंसेस है, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? 5 क्वेश्चन। ही इज बिहेविंग एज इफ, वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो बीमार है। ये रियल सिचुएशन है या अनरियल सिचुएशन है, ये हमें फाइंड आउट करना है, हमें ये समझना है। तो ही इज बिहेविंग, वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो बीमार है। आप देख रहे हैं इज का इस्तेमाल किया, सेकंड इज देखो यहाँ पर, ये जो इज है ये यस सेकंड सर। इज था। तो सेकंड इज जो था वो आपका प्रेजेंट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये रियल सिचुएशन है। वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो बीमार है। अब कोई बीमार आदमी तो बीमारों की तरह बिहेव ही करेगा ना, यस सर। right? But if I talk about next question, he is behaving as if he was ill. तो यहाँ पर is के साथ में was तो जा नहीं सकता, क्योंकि प्रेजेंट है यस तो प्रेजेंट ही होना चाहिए। तो इसको आपको क्या मानना पड़ेगा? अनरियल सिचुएशन मानना अनरियल। पड़ेगा। मतलब ये कि वो बीमार नहीं है, पर फिर भी वो बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे कि वो बीमार है। इज प्रिटेंडिंग टू वेल, मतलब वो बीमार नहीं है, पर वो बीमार होने की सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, वो दिखा रहा है। इज दैट यस सर। थैंक यू सर। क्लियर गंगा? यस सर। Okay, Ganga, what is your surname? Can you pronounce it? गंगा मोरे। More, all right. Okay, aspirant, बढ़ते हैं अभी आगे। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। थैंक यू Okay, सर। okay, okay. स्टूडेंट्स, अगर मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, सोच समझ के बताइएगा। मैंने बोला आई विश, आई विश I was a cartographer today. I was a cartographer today. Cartographer today. So you have to tell me, is the sentence correct? I wish. मैं आशा करता हूं कि मैं एक कार्टोग्राफर होता। मोहित, you can talk to me here. Okay, पहले आप बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इस सेंटेंस में हाँ क्या ये सही है? नो, ये सही नहीं है। यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? वर आएगा। यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? वर आएगा। क्योंकि ये क्या है? दिस इज योर प्रेजेंट विश। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोल रहा है काश मैं ऐसा होता। दिस इज योर अनरियल सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट। प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन है, प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन है। आप वॉज का इस्तेमाल नहीं करते, आप वर का इस्तेमाल करेंगे। देखो, आई विश का मतलब यही होता है, इफ ओनली का मतलब यही होता है। अगर यहाँ पर इफ ओनली आ जाता, आई वुड रादर आ जाता, आई वुड रादर आ जाता, ठीक है, ठीक है, या आपको सिर्फ इफ लगा देता। ये सभी के सभी जितने भी फ्रेजेस हैं, इनका मतलब होता है आई विश, काश। इफ ओनली, आई वुड रादर, इफ और आई विश, इन सभी का मतलब क्या होता है? इन सभी का मतलब होता है काश। इन सभी का मतलब होता है काश। इज दैट क्लियर? सो सिर्फ और सिर्फ आई विश से नहीं, अगर इफ ओनली लिखा आ जाए ना, और आई वुड रादर लिखा आ जाए, या इफ लिखा आ जाए, तो इसका मतलब भी हो सकता है आई विश, कि मैं इच्छा करता हूँ। सो इट मस्ट बी क्लियर टू यू। क्लियर है अभी तक? ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस था, ये बहुत इजीली आप रिपीट करना है। इब्राहिम, इब्राहिम, आई विश का मतलब पता है क्या होता है? आई विश का मतलब मैं इच्छा करता हूँ, काश ऐसा होता। इफ ओनली का मतलब भी मैं इच्छा करता हूँ, ऐसा हो सकता है। जबकि अगर आप इसका मीनिंग देखेंगे ना, इफ ओनली का, इफ ओनली का, इफ का मतलब अगर होता है, ओनली का मतलब सिर्फ ये। सो वैसे ये मीनिंग कुछ और दे रहा है, सरफेस मीनिंग कुछ और है, पर इसका एक्चुअल मीनिंग आई विश ही होता है। सो आई विश की जगह इफ ओनली लिखा आ जाता तो भी मैं आपको आंसर क्या देता? वर ही देता। आई वुड रादर, अगर स्टार्टिंग में आई वुड रादर लिख के आ जाए, तो इसका मतलब भी आई विश हो सकता है। इफ अगर अकेला लिखा आ जाए, इफ का मतलब यदि होता है, तो ये भी आई विश का सेंस दे सकता है। सो इन सभी के साथ में आप वॉज का इस्तेमाल नहीं करते, वर का इस्तेमाल करना होता है। सो इब्राहिम, दिस वॉज माई कंसर्न। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर आप वॉज नहीं, वर का इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर इब्राहिम? ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई विश, आई विश he saw you, he saw you, I wish he saw you when you were living in England, when you
वर लिविंग इन इंग्लैंड, जब तुम इंग्लैंड में रह रहे थे तो मैं आशा करता हूं कि वो तुम्हें देख लेता, मैं इच्छा करता हूं कि वो तुम्हें देख लेता। ठीक है, आपको बताना है एरर क्या है, इस सेंटेंस में क्या एरर है, फाइंड आउट एरर इन द गिवन सेंटेंस। आई विश लिखा हुआ है, अभी सेंटेंस में आई विश लिखा हुआ है, मैं इच्छा करता हूं। अभी इच्छा प्रेजेंट की है, पास्ट की है। जब तुम इंग्लैंड में रह रहे थे तो इसका मतलब ये पास्ट की है। ये क्या है, पास्ट की इमेजिनेशन है, रटना नहीं है, तुम रट रहे हो। हेमेंद्र, आपको वॉज की जगह वर्क, नो 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 नो, वर्क की जगह वॉज आएगा, क्यों आएगा? नो, दिस इज योर पास्ट इमेजिनेशन, ये पास्ट इमेजिनेशन है। जब तुम इंग्लैंड में रह रहे हो, तुम ऐसा सोच सकते हो, मान लो हेमेंद्र ऐसा सोचो कि तुम इंग्लैंड में रह रहे थे, एक बार की बात है, ये बात सच्ची है, तुम इंग्लैंड में रह रहे थे और मैं इच्छा करता हूं कि तुम्हें वो मिल जाता। ही सॉ यू, तुम्हें वो देख लेता। ही सॉ यू, उसने तुम्हें देख लिया होता जब तुम इंग्लैंड में रह रहे थे। तो ये तो रियल सिचुएशन है, व्हेन यू वर लिविंग इन इंग्लैंड, ये रियल सिचुएशन है। पर आई विश ही सॉ यू, ये अनरियल सिचुएशन है, ये अनरियल सिचुएशन है। ध्यान से देखो बच्चे, अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन कब की है, ये प्रेजेंट की या पास्ट की? दिस इज पास्ट अनरियल सिचुएशन। मुझे कैसे पता लगा? इससे पता लगा जब तुम इंग्लैंड में रह रहे थे। आई बात समझ में? दिस इज योर पास्ट इमेजिनेशन। और पास्ट इमेजिनेशन कौन से टेंस में लिखी जाती है, ये बात आपको पता है? पास्ट परफेक्ट में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? पास्ट परफेक्ट में। तो जो गिवन सेंटेंस है आपका, वो कौन से टेंस में लिखा हुआ है? ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। आपको आंसर पता है क्या देना पड़ेगा? आई विश, आई विश he had seen you, he had seen you, he had seen you. Yes वैष्णवी, you are absolutely right now. अब समझ में आया तुम्हें? क्लियर है या नहीं है? सारे स्टूडेंट्स बताएंगे yes or no, is that clear? तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको would हेल्प कर देगा कि ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। नो, पहचानना पड़ता है, रियल और अनरियल सिचुएशंस को पहचानिए। एक सेंटेंस में कुछ बातें रियल भी हो सकती है और कुछ बातें अनरियल भी हो सकती है, पहचानना पड़ेगा कौन सी रियल है कौन सी अनरियल है। एक सेंटेंस और, एक सेंटेंस और, व्हाट इज द टाइम? ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, अगर मैंने आपके सामने लिख दिया ही वॉक्स, वह चलता है, ही वॉक्स, वह चलता है, एज इफ, ऐसे चलता है जैसे, एज इफ द अर्थ, द अर्थ बिलोंग्स टू हिम, जैसे कि जमीन उसी की है, जैसे कि अर्थ उसी की है, जैसे कि पृथ्वी पूरी उसी की है, अर्थ बिलोंग्स टू हिम। ठीक है, अब देखो वो चलता है, वो चलता है, ये तो रियल सिचुएशन है या नहीं है? आपको यस और नो में आंसर देना है। ही वॉक्स, वो चलता है, वो बिल्कुल चलता है, सही बात है, ये तो चल सकता है, दिस इज रियल वन, दिस इज रियल वन, यस रियल है। एज इफ, ऐसे चलता है, द अर्थ बिलोंग्स टू हिम, क्या अर्थ कभी उसी की हो सकती है? क्या पूरी पृथ्वी उसी की हो सकती है? जीवन के अंदर एक घर बनाना बहुत मुश्किल है, अगर आप अपने पैरों पर खड़े होकर घर बनाते हैं तो बहुत मुश्किल है, आपको पता है ना, पूरी पृथ्वी आप खरीद नहीं सकते हैं, पूरी पृथ्वी आपकी कभी नहीं हो सकती। दिस इज गोइंग टू बी अनरियल। अब ये अनरियल सिचुएशन है, प्रेजेंट की है पास्ट की है? देखो ये प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन है, ही वॉक्स, ऐसे चलता है, ये प्रेजेंट टेंस है ना, ये प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन है वो आपका प्रेजेंट का अनरियल सिचुएशन है। क्या है ये? प्रेजेंट अनरियल सिचुएशन है। और प्रेजेंट अनरियल सिचुएशन लिखा जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो आपका आंसर आएगा बिलोंग्ड। आपका आंसर क्या आएगा? बिलोंग्ड आएगा। बच्चों क्लियर हुआ या नहीं? यस और नो, क्लियर है या नहीं है? अब इस सेंटेंस के साथ आप कंपेयर करके देखिए, एक और सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं, इसके साथ में आपको कंपेयर करना है। ही वॉकड, कह रहे हैं वो चला, ही वॉकड, वो ऐसे चला, ही वॉकड एज इफ, ऐसे चला मानो जैसे कि अर्थ उसी की हो, द अर्थ, अब ये आपको बताना है, द अर्थ बिलोंग्स, बिलोंग्स टू हिम। ये जो सिचुएशन है ये फिर से आपका अनरियल सिचुएशन है, जो नीचे वाला सिचुएशन है ये फिर से आपका अनरियल सिचुएशन है, एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम। पर ये अनरियल सिचुएशन प्रेजेंट का है या पास्ट का है? देखिए वॉक्ड लिखा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट की रियल सिचुएशन है, ये पास्ट की रियल सिचुएशन है। वो चला, वो ऐसे चला, ऐसे चला मानो जैसे अर्थ उसी की थी। सो ये जो सिचुएशन बन गई है, वो सिचुएशन किसमें बन गई है? पास्ट की अनरियल सिचुएशन बन गई है। किसमें? पास्ट की अनरियल सिचुएशन ये बन गई है। इज दैट क्लियर?
और पास्ट की अनरियल सिचुएशन को आप किस में लिखेंगे? हैड बिलोंग्ड, हैड बिलोंग्ड। सिचुएशन देखिए कौन सा है, प्रेजेंट का रियल है, प्रेजेंट का अनरियल है या पास्ट का अनरियल है? प्रेजेंट का अनरियल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, पास्ट का अनरियल है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। इज दैट क्लियर? नहीं आया समझ में? स्टूडेंट्स आपको पहचानना पड़ेगा whether the given situation is unreal or real first of all. After that if it is unreal then what is basically वो कौन सा real कौन सा unreal है, present unreal है या past unreal है? हो गया क्लियर? yes or no? सारे स्टूडेंट्स बताएंगे एक बार whether it is clear to you or not. ठीक है, चलो एक सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूं। अच्छा एक बात बताओ, सिंस और फोर, सिंस और फोर अपने साथ में कौन सा टेंस लगाते हैं? सिंस और फोर अपने साथ में कौन सा टेंस लगाते हैं? शाबाश, फटाफट आंसर दो। सिंस और फोर अपने साथ में कौन सा टेंस लगाते हैं? नो, कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा सुप्रीत, रॉन्ग है। लगेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पहला केस बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, पर हमेशा आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं लगाते हैं, कई बार आप परफेक्ट टेंस भी लगाते हैं। याद आया? कई बार परफेक्ट टेंस लगाते हो, कई बार परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हो। यस और नो? याद आया कि नहीं आया? बेटा मुझे रिजल्ट चाहिए तुम्हारा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि घर पे बैठ के तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो। तुम्हें दोनों कंडीशंस याद है कि नहीं है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लग सकता है और परफेक्ट टेंस भी लग सकता है, दोनों लग सकते हैं। ठीक है, सो अब देखिए, अगर मैंने आपके सामने लिखा ही इज इल, ही इज इल, आपको बताना है इस सेंटेंस का अर्थ क्या है। ही इज इल, इसका मतलब है वो बीमार है, इसका मतलब है वो बीमार है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। पर यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए वो बीमार है, इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सा है? इस सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है? शाबाश, ही इज इल, इस सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है? इस सेंटेंस का मेन वर्ब है इज, और इल तो ही की विशेषता है, इसलिए ये तो एडजेक्टिव है, ये तो एडजेक्टिव है। इज आपका मेन वर्ब है, और यस इज आपका मेन वर्ब हो सकता है। बी वॉज बीन आपकी मेन वर्ब हो सकती है, बी वॉज बीन, बी के अंदर आया इज एम आर, इज एम आर, ये चारों आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वॉज और वर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकता है। ठीक है, सो इज आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कौन से टेंस में यूज किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कौन से टेंस में यूज किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कौन से टेंस में किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इज दैट क्लियर? तो गिवन सेंटेंस आपका सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। यही सेंटेंस अगर ऐसा लिख दिया होता तो क्या करते? जैसे मैंने लिख दिया ही इज इल, ही इज इल फॉर 6 months, फॉर 6 months, फॉर 6 months, वो 6 महीने से बीमार है, वो 6 महीने से बीमार है, ऐसा लिख दिया होता। मेरा सवाल आपसे सिंपली ये है, आपको ये बताना है कि सिंस और फॉर कभी भी सेंटेंस में आता है, तो बताओ क्या मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा सकता हूँ, हाँ या ना? यस और नो में आंसर देना। क्या मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा सकता हूं जब सिंस और फॉर सेंटेंस में आता है? क्या मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकता हूं जब सिंस और फॉर सेंटेंस में आता है? नो, कभी भी नहीं कर सकता। दो ही केसेस हैं, या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा या परफेक्ट टेंस आएगा। ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा या परफेक्ट टेंस आएगा, हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? ये बात क्लियर है या नहीं है? ये बात क्लियर है? ठीक है, तो बताओ, हाँ अगर ये बात आपको क्लियर है, अगर आपको ये बात क्लियर है माय डियर एस्पिरेंट्स, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इज एम आर को आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते, इज एम आर को कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, ये जो इज है उसे काट दिया। मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब होता है हैज, सही है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? हैज। इज दैट क्लियर?
और इज का वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो क्या है, इज की वर्ब की थर्ड फॉर्म है बीन, क्या है बीन, तो मुझे लिखना होगा ही हैज बीन इल फॉर 6 months, ही हैज बीन इल फॉर 6 months, ही हैज बीन इल फॉर 6 months। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? सभी स्टूडेंट्स बताएं क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? आपको लिखना होगा ही हैज बीन इल फॉर 6 months। और ये जो बीन है ये मेन वर्ब है, दिस इज योर मेन वर्ब, मेन वर्ब, दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर है यस और नो? आज मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो नजर आ रहा है। देखो, मैं मानता हूं कि कॉन्सेप्ट्स थोड़े से इंप्रूव हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेवल थोड़ा सा रेज हो रहा है, पर मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स ना, देखो अब मैं आपको बता दूं स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम लोग ना प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देंगे, थ्योरी के ऊपर कम ध्यान देंगे, ठीक है? प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं बता दूं, जितनी भी बातें मैं आपको क्लास में बताऊंगा वो टिप्स पर होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो उतनी बार रिवाइज करो, पर ऐसे नहीं चलेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। नो, समझ में बिल्कुल आएगा जब आप रिवाइज करोगे। इज दैट क्लियर? यस और नो? एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं आपके सामने। ये सेंटेंस देखिए, अगर मैंने आपके सामने लिखा ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट फॉर 10 years, ही इज इंटेलिजेंट फॉर 10 years, ठीक है? ऐसा लिखा होगा। 10 सालों से वो बुद्धिमान है, 10 सालों से वो बुद्धिमान है, ठीक है? सो इज क्या है? ये मेन वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब है। इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया। ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये सेंटेंस सही है या गलत है? दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली फॉल्स, ये गलत है, इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। इसे कैसे लिखोगे? ही ही हैज बीन इंटेलिजेंट, ही हैज बीन इंटेलिजेंट फॉर 10 years। क्यों लिखा पता है? क्योंकि यहाँ पर सिंस और फोर का यूज किया है। सिंस और फोर के केस में या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है या आता है परफेक्ट टेंस, तो आपको लिखना है हैज बीन के साथ में। इज इट क्लियर? इफ इट इज क्लियर देन से यस सर क्लियर है। कम ऑन। चलो एक सेंटेंस और। चलो ये बताओ, अगर मैंने आपके सामने लिख दिया ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है? इस सेंटेंस का मेन वर्ब पहचान करो। इस सेंटेंस का मेन वर्ब हैज है, ठीक है? अब हैज आपका मेन वर्ब है। वैसे तो हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, पर ये मेन वर्ब का काम भी कर सकते हैं, यानी कि पोजीशन बताने के लिए कि उसके पास है। हैज और हैव ये दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड सेकंड फॉर्म होती है और हैड थर्ड फॉर्म होती है। आपको बताना है जो सेंटेंस लिखा है कौन से टेंस में लिखा है। जी हाँ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हाँ या ना? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर यही सेंटेंस मैंने ऐसा लिख दिया होता, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, कब से है? सिंस 2012, 2012 से उसके पास में एक कार है, तो क्या ये सेंटेंस सही होता? ये सेंटेंस होता, ये सेंटेंस होता गलत, ये सेंटेंस होता रॉन्ग। ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों होता? इस सिंस की वजह से। सिंस की वजह से मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं लगा पाऊंगा। सिंस की वजह से मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं लगा पाऊंगा, मुझे लगाना होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या लगाना होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज और हैव के साथ क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, बिल्कुल आता है। अब ध्यान से देखो हिमेंद्र, ध्यान से देखो, ही हैज बीन अ कार, वो हमेशा से कार रहा है, वो हमेशा से कार रहा है। कैन वी से? नो, ऐसा नहीं बोल पाओगे। सो आपको लिखना पड़ेगा ही। प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले आपने लगा दिया हैज हेल्पिंग वर्ब। अब हैज यहाँ पर क्या, ये मेन वर्ब है ना, ऊपर वाले सेंटेंस में हैज मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म चाहिए। इसका थर्ड फॉर्म बीन थोड़ी ना होता है। हैज का थर्ड फॉर्म तो है ए कार सिंस 2012, सिंस 2012, 2012 से उसके पास में एक कार है। तो सभी स्टूडेंट्स गलत थे, जितने जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर दिया। तो उससे ही हैज हैड ए कार आपको ऐसा लिखना होगा। बताओ क्लियर है या नहीं है? मजा आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर?
प्लीज रिपीट। बिल्कुल कर देंगे। तो वैष्णवी एक बार इंटरेक्ट करना चाहूंगा, एक बार इंटरेक्ट करना चाहूंगा। सो कोई भी स्टूडेंट अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, बट वैष्णवी यस, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. ओके वैष्णवी, माय क्वेश्चन इज ही हैज अ कार। इसका मतलब क्या है? सभी स्टूडेंट सुनेंगे ध्यान से। इसका मतलब क्या है? सर उसके पास एक कार है। उसके पास एक कार है। सो इट बिलोंग्स टू पोजेशन। पोजेशन का मतलब स्टेट ही होता है, मतलब उसके पास एक कार है। यहाँ पर एक्शन तो हो नहीं रहा, तो यहाँ पर हैज एक मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये बात क्लियर है? Yes, sir. अगर ये मेन वर्ब है तो तीन फॉर्म्स होंगी इसकी, हाँ या ना? Yes, sir. Has हैव, had. हैड, ये वर्ब्स ऑफ पोजीशन होते हैं। और हैज जो होता है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है सिंगुलर के लिए। तो हैव हो या हैज हो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हैड सेकंड फॉर्म है, हैड थर्ड फॉर्म है। ये क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. तो बताओ, अगर हैज का यूज किया हुआ है ही हैज ए कार में, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? First form. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कौन से टेंस में किया जाता है? So present indefinite. तो ये बात तय हुई कि ऊपर वाला लिखा गया सेंटेंस, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। पर मैंने Yes, अगर sir. लिख दिया सिंस 2012, तो सिंस 2012 के साथ में ये बात सही है क्या? क्या मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकता हूँ? No, sir. सिंस और फॉर के साथ तो मैम कभी भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं करते। हम क्या यूज करते हैं? या तो प्रेजेंट परफेक्ट या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ या ना? Yes, sir. ये बात पक्का क्लियर है? Yes, sir. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना नहीं पाऊंगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? Present perfect. और प्रेजेंट परफेक्ट में पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? या तो Has ya हैज had. या तो हैव। तो मैंने क्या लिख दिया? हैज लिख दिया। ये बात क्लियर है? Yes, sir. तो ही हैज। इसके बाद में क्या जरूरत है मुझे? वर्ब की। Third form. और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी? ऊपर जो हैज है मेन वर्ब, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ना। Yes, sir. और वो क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड ही तो है, ऊपर देखो। Yes, sir. तो मैंने क्या लिख दिया? ही हैज हैड ए कार। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Clear. हाँ, तो हैज के साथ में जो हैड लिखा है ये ऐसा होता है। आपको ये एब्सर्ड लग रहा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर ये दो है, एक हैज आ गया एक हैड आ गया, दोनों हेल्पिंग वर्ब्स है। नो, एक हेल्पिंग वर्ब है और दूसरे वाला हैड तो वर्ब ऑफ पोजेशन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Clear, sir. Thank you. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, सो एक मिनट के लिए दोबारा से आते हैं वापस। सो अभी मेरे सारे के सारे लाडले जो भी देख रहे हैं मुझे, बताओ एक बार सारे के सारे यूनानिमसली एकदम से सभी बताएंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? सभी चीजें आज की क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यस सर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। गुड 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 गुड। अच्छा, एक बात सुनना सारे के सारे ना, डियर एस्पिरेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो भी बातें आप पढ़ते हैं ना, ये मत सोचिएगा कि आपको अगर समझ में आ जाती हैं सारी की सारी बातें, जब क्लास में हम कर रहे हैं तो आपको समझ में आ गया, मैंने मान लिया। पर इसे जब तक आप प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, तब तक बात बन नहीं पाएगी। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस आप मैक्सिमम कीजिए। आपको 50 क्वेश्चंस नियर अबाउट प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और वो 50 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं बहुत अच्छे से। और आप अपने डाउट को रेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार रहूंगा हमेशा। पर मेक श्योर कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको ये लगता है कि समझ में आया भी है और नहीं भी आया, तो आप दोबारा पूछ सकते हो। पर जब आपको क्लास में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है, उसके बाद में अगर आप क्वेश्चंस करने में गलती कर रहे हो, तो याद रखना, या तो तुम रटने की कोशिश कर रहे हो या तुम्हारी प्रैक्टिस के अंदर कमी है। सो प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ में आपको रिवाइज करना है, बहुत जरूरी है। दोनों चीजों का मिश्रण ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार फ्रीक्वेंसी वाला बता देना। वैष्णवी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जैसे मैंने बोला ऑलवेज, कैन यू हियर मी वैष्णवी? Yes, sir. जैसे मैंने बोला ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। तो ही ऑलवेज कम्स हियर, इसका मतलब वो हमेशा यहाँ आता है। ही कम्स हियर ट्वाइस, वो यहाँ कितनी बार आता है? 2 बार आता है। ठीक है। ही कम्स हियर डेली, तो डेली भी क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई भी कार्य कितनी बार होता है। इज दैट क्लियर? जो हाउ मेनी टाइम्स का आंसर दे रहे सेंटेंस के अंदर, वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। Yes, sir.
सो क्लियर है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अक्सर रिपीटिशन के बारे में बताता है कि ये काम दोहराता है। तो दोहराने वाले काम कौन से टेंस में बताए जाते हैं वैष्णवी? Sir, present indefinite. दैट्स ग्रेट। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। Yes, sir, clear. सो माय डियर एस्पिरेंट्स, अब मैं आपको दोबारा से म्यूट करने जा रहा हूँ और मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ एक और फिलर्स की। फिलर्स हम कर रहे थे, ठीक है? तो फिलर्स की असाइनमेंट हम डिस्कस करेंगे। अभी 15 मिनट्स है हमारे पास में, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। हियर वी गो। वेयर आर फिलर्स? ओके, यहाँ पर हो तुम। ओके, ये सारे वर्ड्स तुम लिखते तो हो ना सारे? Yes, sir. सारे वर्ड्स रिवाइज भी कर रहे हो? Just wait, aspirants, just wait. बताना एक बार इसका आंसर क्या है, सारे कमेंट करके बताएंगे मुझे। इसका आंसर बताओ, चलो कमेंट करके बताना। ये देख लो, कॉन्फिडेंस तुम्हारा डगमगा रहा है। क्या मतलब होता है जर्मीन का? वेरी बैड। स्टूडेंट्स मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं आपको समझ रहा हूं पर आप मेरे को समझने की कोशिश करो। इट इज नॉट बेड ऑफ रोजेस टू क्रैक अ बैंकिंग एग्जामिनेशन। तो बहुत इजी नहीं है बैंकिंग का एग्जाम क्रैक करना। इसके लिए मुझे तुम्हारी निष्ठा चाहिए। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि तुमने मैथ्स क्लियर कर लिया, तुमने जीए क्लियर कर लिया, तुमने रीजनिंग क्लियर कर लिया और तुम इंग्लिश में रह गए। नो, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए तुम्हें ना मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत मैं तुम्हें करवाऊंगा, बहुत अच्छे से करवाऊंगा, नियत से करवाऊंगा, निष्ठा से करवाऊंगा। मुझे रिवर्ट में तुम्हारी निष्ठा चाहिए, उचित होना, अप्रोप्रिएट होना, रेलिवेंट होना, बिल्कुल सही है। सो मुझे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए। बेटा हम लोग ना 1 घंटे के लिए मिलते हैं, ठीक है? पर वो जो रेस्ट 23 आवर्स होते हैं ना, उसके अंदर तुम्हें ना कम से कम 2 घंटे इंग्लिश को देने हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं 2 घंटे कैसे देने हैं। ये जो 15 मिनट्स रहेंगे ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ तुम जो रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करो। 15 मिनट्स रिवाइज करना है आपको क्लास को, इतना इनफ होता है। इससे ऊपर तुम रिवाइज करोगे नहीं। बार बार रिवाइज कीजिए, 15 मिनट के लिए रिवाइज कीजिए। उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं। और क्वेश्चंस कहाँ से करोगे? क्वेश्चन आपको प्रोवाइड, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आगे भी, ठीक है? और जितने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं वो आपको करने हैं, ठीक है? और आप कोई भी बुक भी खरीद सकते हो। एक एसपी बख्शी नाम की बुक है, आप उसको खरीद सकते हैं। उसको प्रैक्टिस करने के लिए जो भी आपका टॉपिक चल रहा है, जैसे कि टेंसेस हमारा खत्म हो गया, तो टेंसेस के अंदर जितनी भी बातें, जितने भी क्वेश्चन है आपके ग्रामर के, वो आप कर लीजिए। एक असाइनमेंट मेरी है, एक असाइनमेंट आपकी खुद से हो जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए तैयार हूँ। आई विल गिव इट टू यू, ठीक है? चलिए, एक सर से बोल के टेलीग्राम का ग्रुप बनवाता हूँ मैं, ठीक है? और उस ग्रुप के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम्स को रेज कर पाओगे, आप अपने डाउट्स को पूछ पाओगे और मैं आपको आंसर दे पाऊंगा, ठीक है? सो जर्मीन, कैपिचुलेट का मतलब बताओ फटाफट से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिचुलेट? कैपिचुलेट याद कर सकते हो? कैप्टन अब बहुत लेट हो गई है, अब हमें सरेंडर करना होगा। कैप्टन अब बहुत लेट हो गया है, अब हमें सरेंडर करना होगा। विंडिक्टिव मैलिशियस होते हैं स्पाइटफुल, जो रंजिश रखते हैं अपने मन में, जो चाहते हैं कि यस मैं दूसरे से बदला लेना चाहता हूँ, बदले की भावना मन में रखने वाले, दैट इज विंडिक्टिव और मैलिशियस होता है। अगला वर्ड है आपका डलसेट मेलोडियस। डलसेट और मेलोडियस का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड सपना। डलसेट और मेलोडियस का मतलब क्या होता है?
पॉइजनस बिल्कुल सही है। स्वीट साउंडिंग वर्ड्स को बोलते हैं डलसेट, मधुर ध्वनि को डलसेट कहा जाता है। चलो ठीक है, तो ये बातें हमने डिस्कस कर ली थी। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इट इज योर कॉल टू मेक अ डिसीजन। फिफ्थ क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? द होमलेस मैन हैज अ डैश ऑर्डर बिकॉज ही हैज नॉट शावर्ड इन मंथ्स। कह रहे महीनों से वो नहाया नहीं था, तो उसके अंदर से खुशबू आएगी या बदबू आएगी? आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। सोच समझ के सही जवाब बताइए। कम ऑन एस्पिरेंट्स। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ एक एक वर्ड का मीनिंग और एप्लीकेशन। लिखते रहना, मीनिंग लिखोगे ना, साथ साथ एप्लीकेशन लिखते रहना, कहाँ अप्लाई किया जाएगा इस वर्ड को, किस संदर्भ में यूज किया जाएगा। फिल्दी होता है डर्टी। फिल्दी होता है डर्टी। जैसे मान लीजिए कि तुम क्या कर रहे हो, जो भी इंडस्ट्री से, जो भी किसी भी फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है, उसे डाइवर्ट कर देते हो किसके अंदर, पानी के अंदर, जिससे जो पानी हो रहा है वो डर्टी होता जा रहा है, फिल्दी होता जा रहा है, मर्की होता जा रहा है। MURKY, मर्की। सो फिल्दी और डर्टी पोल्यूट करने के काम में आते हैं, ठीक है। फिल्दी और डर्टी ये पोल्यूशन के काम में आते हैं। इट इज टर्निंग द वाटर मर्की, ये मर्की बना रहा है, वाटर को क्या कर रहा है, गंदा बना रहा है। तो गंदा बना देना इज फिल्दी बना देना, डर्टी बना देना, मर्की बना देना, ऐसा आप लिख सकते हो। सो डर्टी का मीनिंग भी सेम है, तो COD एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सो डर्टी ऑर्डर आ रहा था। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, स्मेल का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, स्मेल का मतलब हो गया एरोमा। एरोमा बोल सकता हूँ, ये न्यूट्रल वर्ड है एरोमा, AROMA, ठीक है। स्मेल का मतलब कुछ भी, बदबू भी हो सकती है, खुशबू हो सकती है। तो आप बताइए ऑर्डर, ऑर्डर कैसा होगा? ऑर्डर बेकार होगा ना, बुरा होगा ना? तो नॉइजम, नॉइजम का मतलब होता है बेसिकली माल ऑर्डरस, माल ऑर्डरस, माल ऑर्डरस। तो जो, जिस स्टूडेंट को ज्ञान नहीं होगा वो फिल्दी या डर्टी आंसर देगा। वो ये सोचेगा कि होमलेस मैन डर्टी है, पर यहाँ पर ऑर्डर की बात हो रही है। ऑर्डर का मतलब स्मेल, उसमें से कैसी स्मेल आ रही थी? नॉइजम स्मेल आ रही थी। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि नॉइजम तो आपका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि नॉइजम नॉइज से रिलेटेड है। नॉइज का मतलब होता है शोर, नॉइजम नॉइज से रिलेटेड नहीं है, नोज से रिलेटेड है। किससे? नोज से रिलेटेड है, नोज से, नोज बदबू, माल और रस, ठीक है। एरोमेटिक का मतलब हो गया रेडोलेंट, जिसमें से खुशबू आए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें से खुशबू आए, खुशबूदार, रेडोलेंट, रेडोलेंट, ठीक है। जैसे मैंने बोला रोज इज रेडोलेंट, रोज इज रेडोलेंट व्हेन इट इज स्मेल्ड, जब उसे, व्हेन इट इज स्मेल्ड, जब उसे सूंघा जाता है, जब उसे सूंघा जाता है तो रोज में से खुशबू आती है। सो रोज इज एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब खुशबूदार। सर आपकी आवाज नहीं आ रही गंगा मोरे, बाकी सब आ रही है सर। ओके, सो क्या आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हुआ? क्या आपको सारे के सारे ऑप्शंस का मीनिंग और सारे के सारे ऑप्शंस का एप्लीकेशन क्लियर है? यस और नो? यस, वैष्णव इज सेइंग यस। बाकी सारे स्टूडेंट्स पे फटाफट से बताओ ना। कम ऑन स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक्टिवली बैठो। हाँ, वेरी गुड दीक्षा। ओके, next question number 6. We have a dash that bullies our classmates for their lunch money on a daily basis. तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक ऐसा इंसान है, उस इंसान को क्या बोलोगे जो बुली करता है? बुली का मतलब हो गया थ्रेटन्स, थ्रेटन्स का मतलब हो गया धमकाना। जो धमकाता रहता है हमारे क्लासमेट्स को फॉर देयर लंच मनी ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। डेली वो क्लासमेट्स को धमकाता है और उनका लंच का जो पैसा उनके पेरेंट्स देते हैं वो उनको हथिया लेता है। तो बताओ वो हमारा फ्रेंड है, कॉलीग है, पीयर है, स्ट्रेंजर है? स्ट्रेंजर का मतलब हो गया अननोन, अजनबी। अब ऐसा तो बोल नहीं सकते
कि हमारे क्लास में एक अजनबी है, नो, क्लास में आप उसको पक्का जानते होगे, ठीक है ना। तो अननोन इज द नॉट राइट आंसर, इट इज नॉट द राइट आंसर, अननोन कैन नॉट बी द राइट आंसर। स्ट्रेंजर आपका अननोन होता है, ये आपका नहीं हो सकता। कोलीग हो सकता है, कोलीग का मतलब सेम लीग का। सो आप बोल सकते हो कोलीग कहाँ यूज किया जाएगा, जहां पर सेम बात बताई जा रही हो, जैसे कि मेरा कोलीग और मैं, हम लोग साथ जाते हैं, साथ खाते हैं, क्योंकि हमारी जो वर्क हैबिट्स है वो बिल्कुल सेम है। कोलीग सेम लीग का है, सो इट कैन नॉट बी द राइट आंसर। फ्रेंड तो हो नहीं सकता, तो पियर, पियर इज द राइट आंसर। पियर का मतलब सेम लीग का तो है ही है, ठीक है, पर एक न्यूट्रल वर्ड है, ये एक न्यूट्रल वर्ड है पियर। हमारे मतलब कि कोई भी इंसान बोल सकते हो, हमारे पास एक पियर है, हमारा जो एक हमारी क्लास में एक लड़का है, वो हमेशा थ्रेट करता रहता है, वो हमेशा बच्चों को धमकाता रहता है और उसकी मनी हथियाता रहता है। सो पियर इज द राइट आंसर, क्लियर होना चाहिए। Behind the computers was a dash of jumbled codes that were wound together like a sea of snakes. बताओ। कह रहे कंप्यूटर के पीछे एक तारों का समूह है जो कि उलझा ऐसे हुआ है जैसे कि सैलाब हो स्नेक्स का, जैसे स्नेक्स का सैलाब हो, वो इस प्रकार से उलझा हुआ है जैसे कि स्नेक्स का सैलाब हो, सांपों का सैलाब हो। अब आपको बताना है सही जवाब क्या होगा ए बी सी डी में से। देखो, बिहाइंड द कंप्यूटर्स वॉज अ स्ट्रेट ऑफ जम्बल। स्ट्रेट हो सकता है क्या आपका आंसर? स्ट्रेट हो सकता है क्या? यस और नो? आपको यस और नो में आंसर देना है, मेरे साथ साथ चलो। स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट पाथ हो सकता है, तो स्ट्रेट नहीं बोल सकता, ये गलत है। अगला है डिसएंटेंगल। डिसएंटेंगल का मतलब होता है सुलझा हुआ, सुलझा हुआ। एक होता है एंटेंगल, एंटेंगल का मतलब हो गया उलझा हुआ, और डिसएंटेंगल का मतलब हो गया गुत्थी को सुलझा देना। सुलझी हुई जम्बल्ड कोड्स हैं, कोड्स का मतलब तारे होता है, तारे, ठीक है। सो बहुत सारी उलझी हुई तारे हैं, क्या वो डिसएंटेंगल हो सकती हैं? नो, डिसएंटेंगल वो नहीं हो सकती हैं, बी कैन नॉट बी द राइट आंसर। अरे इतना तो बताओ मुझे कि क्या बी आंसर हो सकता है? अरे बी आंसर नहीं हो सकता। आप पूछो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर डिसएंटेंगल का मतलब होता है सुलझा हुआ, तो सुलझा हुआ आपका आंसर कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है। लेबरिंथ का मतलब होता है घुमावदार, घुमावदार। लेबरिंथ का मतलब हो गया घुमावदार। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब जटिल, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, जिसको सुलझा पाना बहुत मुश्किल है। तो वहां पर कुछ ऐसी कोड्स थी जो कि इस प्रकार से उलझी हुई थी जिन्हें सुलझा पाना मुश्किल था। ये हो सकता है, यस और नो में आंसर देना, यस और नो में आंसर देना। लेबरिंथ, लेबरिंथ का मतलब क्या निकल के आता है? उलझा हुआ। लेबरिंथ का मतलब क्या होता है? उलझा हुआ, घुमावदार, यस हो सकता है। एक्सप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिकेशन का मतलब एक्सप्लेनेशन होता है। एक्सप्लेनेशन का मतलब हो गया वर्णन करना। जैसे कि मैं तुम्हें एक्सप्लिकेशन कर रहा हूँ, मैं तुम्हें हर किसी वर्ड की एक्सप्लिकेशन दे रहा हूँ, तो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। एक्सप्रेशन बोल सकता हूँ मैं आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, सारी चीजों को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सप्लिकेशन का मतलब एक्सप्लेनेशन से है। तो बताओ क्लियर हुआ? तो यहाँ पर एक्सप्लेन, एक्सप्लिकेशन का कोई सेंस है नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर एवरीवन? सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ बोलेंगे यस और नो। सो कंप्यूटर्स के पीछे उलझा हुआ कुछ ऐसी तारों का जत्था था जो कि दिख रहा था जैसे कि स्नेक्स का सैलाब हो। क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। आई डू नॉट ट्रस्ट माई मिस्टीरियस नेबर। मिस्टीरियस का मतलब होता है छुपा हुआ, रहस्यमयी, एसोटेरिक। ये सारे वर्ड्स आपको लिखने हैं। एसोटेरिक रहस्यमयी होता है, हिडन छिपा हुआ, एब्स्ट्रूज छिपा हुआ। छिपा हुआ मतलब आपको उसकी सही पहचान नहीं पता। ऑब्सक्योर, वेग, एम्बिगुअस, अस्पष्टता के लिए वर्ड है ये। एम्बिगुअस, एम्बिवेलेंट, ये सारे वर्ड्स। इक्विवोकल, अस्पष्टता के लिए इक्विवोकल, अस्पष्ट, इन सारे वर्ड्स का मतलब होता है अस्पष्ट। ओके, कह रहा है कि मैं अपने रहस्यमय नेबर को, अस्पष्ट नेबर, पड़ोसी को
ट्रस्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ हिज डैश बैकग्राउंड। तो उसका बैकग्राउंड कैसा है ये आपको बताना है। उसका बैकग्राउंड क्लियर होगा या अनक्लियर होगा? उसका बैकग्राउंड बच्चे क्लियर होगा या अनक्लियर होगा, ये बताओ, फटाफट से बताओ। क्योंकि उसका बैकग्राउंड क्लियर है या अनक्लियर है? उसका बैकग्राउंड डेफिनेटली क्या होगा? अनक्लियर होगा, ठीक है। अपोजिट क्या होता है? क्लियर। आप बोल सकते हो अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब भाई, अगर अनक्लियर है, अस्पष्ट है, तो अनएम्बिगुअस का मतलब क्लियर हो जाएगा। इक्विवोकल का मतलब, अगर अनइक्विवोकल, इक्विवोकल का अगर अस्पष्ट है तो अनइक्विवोकल का मतलब क्लियर हो जाएगा। ब्लैटेंट, बिल्कुल साफ। कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस, ये सारे वर्ड्स एकदम रटे होने चाहिए। परस्पिकुअस, परस्पिकुअस, इन सभी का मतलब होता है स्पष्ट, बिल्कुल साफ। ल्यूसिड, ल्यूसिड, क्रिस्टल क्लियर। ओके, चलो। तो अब आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। क्लियर तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। अनएम्बिगुअस का मतलब भी क्या होता है? स्पष्ट होता है, ये भी नहीं हो सकता। अनइक्विवोकल का मतलब स्पष्ट होता है। ऑब्सक्योर था, बिल्कुल सही है। क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो चरित्र है वो ऑब्सक्योर है, वो बिल्कुल छिपा हुआ है। इसलिए मैं ट्रस्ट नहीं करता अपने मिस्टीरियस नेबर पर। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इज दैट क्लियर, यस और नो? कम ऑन एस्पिरेंट्स। ऑलराइट एस्पिरेंट्स, तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी आज की क्लास के अंदर, राइट? सो आई एम अनम्यूटिंग each and every one of you, so you can unmute yourself. If there is any doubt, you can raise your doubt. So please let me know, my dear aspirants. सभी students मुझे बताएंगे, is it clear? How was the Yes, sir. session? Clear है सभी को? Yes, ओके, sir. सारे के सारे वर्ड्स आपको बार बार बोल रहा हूँ, सभी के सभी वर्ड्स आपको लिखने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं। कैटेगरी वाइज याद करिए। कैटेगरी वाइज का मतलब निकल के आता है एक एक वर्ड पर अलग जोर लगाने की जरूरत नहीं है। एक कैटेगरी बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपको याद करना है। कॉन्स्पिकुअस का मतलब, परस्पिकुअस का मतलब, ब्लैटेंट का मतलब, क्लियर का मतलब क्लियर ही होता है। अनएम्बिगुअस, अनइक्विवोकल, ये सभी वर्ड्स क्लियर। क्लियर का मतलब कोई चीज बिल्कुल स्पष्ट है। स्पष्ट का मतलब साफ है, अपने को कोई दुविधा नहीं है, डाउट नहीं है, राइट? वहां पर यूज किए जाते हैं। सो इस प्रकार से आपको सारे वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। ऐसा नहीं है कि कोई बोलता है कि इंग्लिश में याद करने जैसे कुछ नहीं है। नो, बहुत सारे वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको ध्यान देने पड़ेंगे, क्योंकि ए के बाद में बी आता है, बी के बाद में ए नहीं आता। ये बात आपको पता होना चाहिए, ये फिक्स है, ये फिक्स है। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, इसी के साथ आपसे इजाजत लूंगा मैं आज। तो आज की क्लास के अंदर एक बार समरी कर दूं मैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सिंस और फोर पर बताए हैं, जो स्टेट वाइज थे। स्टेट का मतलब अवस्था में, जहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही इज इल फॉर 6 months, नो, ही हैज बीन इल फॉर 6 months। He has a car since 2012. No, he has had a car since 2012. इसके ऊपर हमने बात की। कुछ क्वेश्चंस हमने प्रेजेंट विश, पास्ट विश के बारे में किए। प्रेजेंट विश में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है और वॉज की जगह वर्क का इस्तेमाल करते हो। और पास्ट विश के अंदर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हो, यानी कि हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। ये बातें डिस्कस की और कुछ वोकैबुलरी हमने आज की 1 घंटे की क्लास के अंदर डिस्कशन किया। सो प्लीज लेट मी नो, is that clear now? Yes, sir. ओके एस्पिरेंट्स, सो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल, और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और टॉपिक का नाम होगा नाउन्स। बस स्ट्रेटेजी चेंज करूंगा, ज्यादा डीप में नहीं लेके जाऊंगा। सारी की सारी चीजें आपको थोड़ा प्रैक्टिस के रूप में वर्कआउट कर रहा हूँ अभी असाइनमेंट्स के ऊपर आपकी, क्योंकि हर किसी आई मीन टू से हर किसी कोर्स के लिए डिफरेंट तरीके से असाइनमेंट्स डिजाइन की जाती हैं। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ और प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। और उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस के ऊपर भी ध्यान देंगे। मिसलेनियस का मतलब ये हो गया कि जैसे अभी तो टेंसेस की तरफ, आपका वर्ब की तरफ ध्यान जा रहा होगा,
हम नाउन्स करेंगे तो नाउन्स की तरफ ध्यान जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें ही जाएगा, पर मिसलेनियस क्वेश्चंस हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। बट मैक्सिमम प्रैक्टिस करने पर ध्यान दीजिए। 2 घंटे आपको